जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है फसल उत्पाद संबंधित यानी कि प्रमुख उत्पाद क्रांतियां। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार झगड़ा वाला क्रांति नहीं, बल्कि फसल उत्पाद वाली क्रांति, यानी कि फसल उत्पाद में किस प्रकार से हो रही। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर में सबसे पहले कहा जाता है कि भारत में जब आज़ादी नहीं हुआ था, आज़ादी हुआ भी तो कुछ समय बाद भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, यानी कि भारत के लोग खाने बिना मरने लगे। तो इससे देखने को मिला कि भारत में भूमि तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये था, सबसे बड़ा दिक्कत ये हमको सामना करना पड़ता था कि जो भारत था इसमें फर्टिलाइज़र नहीं हो पाती थी, यंत्रें नहीं हो पाती थी, जिससे अत्यधिक मात्रा में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेती को कोड़ के जोत के आसानी से फसल का उत्पादन कर सकें। यह समय बीतता गया 1967 आया, उसके बाद से 71 आया, 71 के बाद से जो ही दशक बदला 1980 के बाद से यह लगातार जब समय बदला और 1980 के बाद से जो समय आए तब हम नए तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिए, नए तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिए। यही कारण है कि जब नए तकनीकों का उपयोग किए तो हमारे जो कम समय में ज़्यादा फसल को हम ज़्यादा उत्पाद करना शुरू कर दिए। ये नहीं है कि अगर धान बो रहे हैं तो 6 महीने का धान 3 महीने में हो जाता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, जहाँ पे 2 कट्ठा धान बोते थे वहाँ पर हम लगभग बीघा बोने लगे। जब अच्छे यंत्रों का निर्माण हुआ, जैसे कि पहले के लोग आसानी से ट्रैक्टर को परचेज नहीं कर पाते थे, आसानी से किसी यंत्र को नहीं खरीद पाते थे। सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता था कि लोग बैल से, जो हमारे यहाँ के नागरिक थे, ज़्यादा मात्रा में बैल से, भैंसे से खेत की जुताई करते थे। यही कारण है कि ज़्यादा जुताई नहीं हो पाती थी और बस अपने पेट पालन तक ही अपनी आवश्यकता अनुसार हम अपने फसल को उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन समय बीतता गया, 1990 आई और 1990 के बाद से 96, 95, उसके बाद से हमारी फसल क्रांति में बहुत ज़्यादा होड़ आ गया। हम लोग नए परियोजनाओं को लाना शुरू कर दिए, नए क्रांतियों को लाना शुरू कर दिए, नए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। किसमें बाबू? फसल उत्पाद में नए इन्वेस्टमेंट करने लगे, नए बढ़ावा देने लगे। नए जो हमारे वर्तमान मतलब जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो नए योजनाओं को निकालना शुरू किया, जिसके तहत बहुत सारी अच्छी क्रांतियाँ देखने को मिली। इसमें से सबसे पहले आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब होता है खाद्यान्न उत्पाद या फसल उत्पाद। कौन सा उत्पाद? खाद्यान्न उत्पाद या फसल उत्पाद। सबसे पहले मैं आपसे क्या बात बोल रहा था कि हरित क्रांति, हरित मतलब होता है जो हरा हो, क्योंकि फसल ज़्यादा मात्रा में क्या सभी पेड़ पौधे ही हरे भरे होते हैं। यही देखकर उनको क्या नाम रख दिया गया था? हरित क्रांति रख दिया गया था। इसके जनक माने जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामीनाथन। उनका क्या नाम था? सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, जो कि वह सबसे पहले भारत में थे। तो भारत में कुछ मात्रा में रिसर्च किए, यह देखने को उनको मिल रहा था कि क्या कारण है कि हमारे देश में फसल अच्छे से नहीं हो रहा है। किसान तो ज़्यादा मात्रा में मेहनत कर रहे हैं लेकिन फसल नहीं हो रहा है। तो यह घूमने के लिए कभी मौका मिलता है तो अमेरिका लोग जाते हैं लोग, तो उनको भी एक समय मिल गया कि घूमने के लिए अमेरिका गए। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले वहाँ के जो कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग के यहाँ मंत्री होते हैं, वही तरह से वहाँ पे सीनेटर होते हैं लोग। तो वहाँ सीनेटर से जब गए तो उनसे बात किए तो वहाँ अमेरिकी तकनीकी को अपनाने की बात किए कि एक काम कीजिए, फसल उत्पाद में हमारा सहायता कीजिए, क्योंकि फसल उत्पाद अगर आप दे रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके यंत्रों को हम परचेज करेंगे, आपके सामानों को खरीदेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स ग्रोथ करेगी और हमारे फसल भी अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र को उपयोग, मतलब फर्टिलाइज़र जितने थे उतना फर्टिलाइज़र हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। ये नहीं है कि हमारे देश में फर्टिलाइज़र नहीं आता था, हमारे देश में फर्टिलाइज़र आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का सप्लाई अगर कोई करने वाला देश है तो रूस है। कौन सा देश है? रूस है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है पूरे देश में, पूरे विश्व भर में। यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, इसमें कई देश तबाह हो गए सिर्फ फर्टिलाइज़र को लेकर। श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ यूक्रेन और रशिया का विवाद को लेकर। कारण कि उसके पास अत्यधिक मात्रा में फ्यूल था, रशिया के पास अत्यधिक मात्रा में क्या है? फ्यूल था। उसके बाद से अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम था, गैस थे, और उसके पास प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइज़र था। जब युद्ध प्रारंभ हो गया है तो रशिया सभी देशों को प्रोडक्शन नहीं कर पाया फर्टिलाइज़र का, तो बहुत सारे देशों के लिए विकल्प बना है भारत।
भारत बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को चाहिए भेजा था श्रीलंका में। जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को उपयोग करने के लिए भेजा, लेकिन भारत अपने भी तो आवश्यकता को पूरा करेगा। यही कारण है कि भारत के पास उतनी प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं हो पाए कि उसको दे सके। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सका वहाँ तक सहयोग किया। लेकिन वहाँ के जनता, महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ का प्रधानमंत्री थे, सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई थे, वहाँ की सत्ता बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया। सत्ता वहाँ की जनता, देखो बाबू, वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला गया। लड़का भतीजा, चाचा चाची, नाना नानी, फुआ बुआ, सब कोई उसके सत्ता में ही था। विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, आप कह सकते हो रक्षा मंत्री तक भी कौन था, सब उसके चाचा भतीजे ही थे। यही कारण है कि वहाँ की जनता, जब थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाया गया, जब उसके अंदर सोच बढ़ी, तो वहाँ की जनता के अंदर यह फूट बढ़ गया कि सिर्फ एक ही परिवार हमारे पे क्यों राज करे। जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे सभी जातों, सभी धर्मों को, सभी एक समान की दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ गया। और सबसे बड़ा तख्ता पलट होने के कारण महंगाई दर को बढ़ना। इसी तरह से वेनेजुएला, जो विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का भंडारण रखने वाला देश है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर तेल का भंडारण किसी देश के पास है तो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला चला पूरे विश्व में तीसरा इकोनॉमिक्स रखने वाला 2019 से पहले देश था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उस पर काटसा एक लगाए, बहुत सारे एक्स जब लग गया, यही कारण है कि वेनेजुएला तबाह हो गया। लेकिन वेनेजुएला तबाह होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जब ही चुनाव आते हैं तो आप लोग बहुत सारे वादा सुनते हैं कि आप हमको जिता दीजिए, हम बिजली फ्री देंगे, और उसके बाद से पानी फ्री देंगे, आपके गैस फ्री देंगे, आपके लोन माफ़ कर देंगे। आप सोच कर देखिए, क्या वह कहीं से प्राप्त किए हुए धन को देते हैं? क्या किसी हमारी धन को ना हमको वापस लौटाते हैं? देखिए, अगर आप झूठे चुनावी मुद्दा में पड़ जाते हैं कि अरे जियो हम इसको जिता देंगे तो हमारा केसीसी माफ़ हो जाएगा, तो आप जान लीजिए कि वो केसीसी माफ़ या पेट्रोलियम या गैस जो भी आपको फ्री मिलने वाला है वह आप ही के जेब से निकाल कर आपको देगा। महंगाई दर का सामना जो देखने को मिल रहा है, यह सबसे बड़ा कारण चुनावी मुद्दा में, जो चुनाव होता है उसमें फोकट का जितना हम लोग कहते हैं कि इतना पैसा ये माफ़ कर रहा है, इतना पैसा ये माफ़ कर रहा है, वही पैसा बाबू बाद में पुनः समेट कर हमसे ही ले लेता है। तो आप गलत के जो कहा जाता है कि चुनावी मुद्दा में जो कहा जाता है कि आप इतना हमको जिताएंगे तो हम इतना माफ़ करेंगे, इतना माफ़ करेंगे, उसके चक्कर में कभी मत पड़िएगा अगर ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ना है तो। ठीक है ना बाबू। लेकिन चलिए, उससे पहले हम इसको बताने वाले हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, जो कि भारत के रहने वाले थे। वह कहाँ जाके डील किए थे? अमेरिका में जाके डील किए थे कि कहे थे कि आप अपने यंत्रों को दीजिए जिसकी वजह से हम भी क्या करें, फसल उत्पाद कर सकें। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं चलवा? तो हरित क्रांति की अगर परिभाषा की बात करें तो उन्नतशील बीजों, यंत्रों, खाद्य पदार्थों को उपयोग कर कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास करना, तेजी से वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति की परिभाषा आप लोग पढ़े भी होंगे। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जितना भी लिखवाएं हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे जिससे संबंधित मिले। लेकिन कंफर्म है, अगर पेपर हाई स्कूल का भी पेपर दे रहे हैं, चाहे कहीं जीके कॉम्पिटिटिव पेपर भी देने जा रहे हैं, तो कंफर्म है इसमें से 13 क्रांतियाँ हैं, कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना बाबू। तो इसका परिभाषा तो बता दिया, हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पाद से। किससे उत्पाद से? फसल उत्पाद से। उसी तरह से आता है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत। अब बताइए, श्वेत मतलब होता है दूध, श्वेत मतलब जो उजला हो, श्वेत मतलब जो उजला हो। तो इसीलिए जो उजला होता है उसको संबंध में किसको रखा गया था? दूध उत्पाद में। किसको उत्पाद में? दूध उत्पाद में। यानी कि जब दूध उत्पाद को देखिए पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा ना बाबू, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा पशु किसी देश में है तो भारत में। लेकिन सबसे ज़्यादा कम अगर दूध कोई देश उत्पाद करता है तो वो है भारत। क्यों? क्योंकि भारत के पास उन्नतशील किस्म के जीव जंतु नहीं हैं, उन्नतशील किस्म के पशु हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम अच्छी मात्रा में दूध का उत्पाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे पास जितने भी पशु हैं उनको परस्पर उन्नतशील यानी कि उन्नत बनाया जा रहा है। जैसे कि साहिवाल का आप नाम सुने ना, साहिवाल गाय होती है, वह पहले किसी मतलब दूसरे के भ्रूण को लाकर उसके भ्रूण में डाला गया और उससे उन्नत किस्म का
जो पहले अउन्नत किस्म की जो गाय थी उसमें उस भ्रूण को लाकर, साहिवाल के भ्रूण को लाकर डाला गया तो वह साहिवाल गाय बनी जो कि उन्नत किस्म की हो गई। अब वह लगभग एक टाइम में लगभग 12 लीटर दूध देती हैं। एक टाइम में कितना लीटर? 12 लीटर दूध देती हैं। 12 से 13 लीटर भी दे देती हैं। यही कारण है कि हम लोग नए नए उन्नतशील किस्म के नए नए जीन का उपयोग करके नए नए किस्म के हम जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि नए नए इसका भ्रूण को डालकर इसमें, और इसी के माध्यम से दूसरा हम दोनों का मेल देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं जो गधा होता है और जो घोड़ा होता है, दोनों के मेल से खच्चर का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? यानी कि कह सकते हैं कि जो गधा था उसके भ्रूण, जो गधा था उसके भ्रूण और जो खच्चर था, जो घोड़ा था उसके भ्रूण को परस्पर एक जगह जेनोसाइड किया गया तो परस्पर किसका निर्माण किया गया था? खच्चर का निर्माण किया गया था। उसी तरह से हम नए नए जीवों का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे किस्म का हमारे पास क्या उन्नतशील पशु प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे कि हमारे यहाँ अगर एक गाय अधिकतम, एक गाय की बात करें बाबू, तो एक गाय अधिकतम कितना दूध दे सकती है? तो 12 से 13 लीटर दे सकती है। कितना लीटर दे सकती है? 12 से 13 लीटर। लेकिन यहीं ऑस्ट्रेलिया में चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत उन्नत किस्म की जीव पाई जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का पर्यावरण। हम लोग के यहाँ का पर्यावरण कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण के अनुसार हमारे यहाँ जीव पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ का पर्यावरण थोड़ा सा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ की गायें एक टाइम में, अगर दोनों टाइम की बात करें तो 50 से 50 लीटर से 70 लीटर तक दूध दे देती हैं। समझ रहे हैं? 50 लीटर से 70 लीटर तक दूध दे देती हैं सिर्फ एक टाइम के, मतलब दोनों टाइम की बात करें तो। समझ रहे हैं ना? यही कारण है कि वहाँ पर दूध उत्पाद बहुत ज़्यादा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, और देखिए करंट अफेयर की बात है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत स्वतः एक फ्री डेफिसिट, मतलब जो फ्री जो होता है फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं कि भारत का लगभग 6000, यूके भी इसी में शामिल है, फ्री ट्रेड का बात कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत का लगभग 6000 प्रोडक्ट, कितना? भारत का लगभग 6000 प्रोडक्ट अगर भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो उस पर सीमा शुल्क जो लगता था 1% भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? 1% भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का लगभग 6000 सामान भारत में अगर आ रहा है तो इस पर भी किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, जिनको आप लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी का नाम सुने ना? कस्टम ड्यूटी जो समुद्री तट पे लगता है उसी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो भारत का 6000 सामान का कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा और ऑस्ट्रेलिया का लगभग 6000 सामान का कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं फ्री ट्रेड। क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड। समझ रहे हैं ना बाबू? उसके बाद से क्या आ जाएगा? पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। और पीली क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पाद किसका होता है बाबू? तो तिलहन मतलब हम क्या कह सकते हैं? तेल का उत्पाद, जो कि हम लोग रसोई में प्रयोग करते हैं परस्पर। देखिएगा, तेल दो प्रकार से हम लोग परस्पर यूज करते हैं, एक होता है रिफाइनिंग, एक होता है कड़वा तेल। समझ रहे हैं? तो जो कड़वा तेल होता है वह स्वतः हम अपने खेतों से उत्पाद करते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जो रिफाइनिंग तेल होता है उसको पॉम ऑयल कहते हैं। कौन सा ऑयल? पॉम ऑयल कहते हैं। उन सबको क्या कहते हैं बाबू? पॉम ऑयल कहते हैं। जो पॉम ऑयल होता है ये परस्पर कह सकते हैं कि आता है एक तार, पाम का पेड़ आते हैं। किसका? पॉम का पेड़ आते हैं। उसी की पिराई करने के बाद से उसको रिफाइनिंग किया जाता है, तब परस्पर किसको दिया जाता है? किसी भी देश को दिया जाता है। तो इसमें तिलहन उत्पाद में एक ज़्यादा देश सबसे ज़्यादा विकास किया है, वह है यूक्रेन। क्या नाम है? यूक्रेन सबसे ज़्यादा तेल उत्पाद करने वाला देश है, क्योंकि यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा तेल का उत्पाद होता है। तो किससे होता है? तो सूरजमुखी के फूल से। किससे बाबू? सूर्यमुखी। जो सूर्यमुखी फूल होता है ना बाबू, उससे किसका उत्पाद करता है? तेल उत्पाद का कार्य बहुत ज़्यादा करता है। समझ रहे हैं ना? भारत में अचानक तेल का दाम बढ़ा था। आप देखें इसका कारण क्या था? तो रशिया और यूक्रेन का वार। समझ रहे हैं ना? यही कारण है कि भारत में तिलहन उत्पाद कम हुआ। भारत में एक आप देखते होंगे सरसों का तेल होता है, एक होता है रिफाइन तेल। कौन सा तेल? रिफाइन। जैसे फार्चून उर्चून नहीं होता है, उसका तेल होता है। तो उसमें सबसे बड़ी खासियतें होती है। उसका उत्पाद कैसे क्या होता है? तो उसका उत्पाद होता है पाम ऑयल के माध्यम से। कौन से? पॉम ट्री। कौन सा ट्री बाबू? पॉम ट्री। समझ रहे हैं? पॉम ट्री आता है, इसी के माध्यम से पाम ऑयल आता है। कौन सा? पाम ऑयल। समझ रहे हैं ना बाबू? इसका सबसे बड़ा ऑयल है, पाम ऑयल है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया।
कौन सा है? मलेशिया। और मलेशिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मलेशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्रीज है। मलेशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। यानी कि कह सकता है पेपर में, कभी जीएसजीके का पेपर देने जाएंगे तो जरूर आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? तो कौन देश है? मलेशिया। विश्व में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन कौन देश करता है? मलेशिया। ये देखिए, मलेशिया से ज़्यादातर मात्रा में भारत, अगर मलेशिया के संबंध की बात करें तो भारत और मलेशिया का संबंध, भारत ट्रेड डेफिसिटी में रहता है। कौन से में? ट्रेड डेफिसिटी। ट्रेड डेफिसिटी का मतलब होता है व्यापारिक घाटा। कौन सा घाटा? व्यापारिक घाटा। भारत हमेशा मलेशिया से व्यापारिक घाटा में रहता है। फिर भी भारत से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का आयात करता है तो किसका करता है? पाम ऑयल का, क्योंकि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि भारत सबसे ज़्यादा अगर किसी देश से व्यापार करता है तो किससे? मलेशिया से, पाम ऑयल में। समझ रहे हैं ना? तो पाम ऑयल का यह जो व्यापार करता है तो भारत के पास भी विकल्प नहीं थे कि भारत आखिर में लगाए तो आखिर में कहाँ से उत्पाद करे, क्योंकि भारत के वैसे जलवायु है नहीं। यही कारण है कि भारत का एक द्वीप है जो, आप लोग बताइएगा, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित आप कह सकते हैं द स्टेट ऑफ मलक्का। द स्टेट ऑफ मलक्का के जस्ट बीच में ये कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। कोको द्वीप है ना हमारा, कोको द्वीप के जस्ट थोड़ा से आगे जाएंगे, थोड़ा से आगे तो कौन सा मिलेगा? लक्षद्वीप। उसी द्वीप पर भारत पाम ऑयल ट्री लगाना शुरू कर दिया। लगभग 36,000 पेड़े लगाएगा। कितना बाबू? 36,000, लाख भी हो सकता है, जहां पर यह पाम ऑयल का विकल्प यह आसानी से ढूंढ लेगा। समझ रहे हैं ना? नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत से कहता है ना कि हम तासे व्यापार ना करें तब वो जीत ले। सरऊ ये बात याद रखे लो कि अगर भारत से व्यापार ना करबो तो पाम ऑयल मलेशिया से मंगा के पेड़ के हमारे देश में बेचे ला लो। समझ रहे चलवा? भारत आसानी से बेचे देता है, कहता है कि चल भाई इसी की वजह से तेरा रोजगार चलता है तो अपना रोजगार चला। जिस दिन अगर भारत बंद कर दिया ना, समझ लो कि वहाँ के लगभग करोड़ों फैक्ट्रियाँ, मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों की घाटा हो जाएगा और बहुत सारे लोग खैले बिना मरने लगेंगे। समझ रहे हो ना बाबू? भारत की दरिया दली तुम लोग को नहीं मरता है। हम तुमसे ये बता दें, अगर हम तुमसे कहें कि बाबू अपना खेत दो, हम तुम्हारे खेत में अपना फैक्ट्री लगाएंगे, उसका खेत का पैसा भी तुमको दे रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और उसमें उत्पाद होगा वो अगर हम अपने पास यूज कर रहे हैं तो उसका जो लागत लगेगा हम तुमको देंगे। सोचो तुम्हारा खेत भी खरीदें, फैक्ट्री भी मेरा ही हो गई, खेत भी मेरा हो गया, लेकिन जो उत्पाद होगा उसका पैसा भी हम तुमको देंगे। भारत किसके साथ ऐसा करता है? तो नहीं, भूटान के साथ। दोगाछू ताला प्रोजेक्ट जो आप लोग को पढ़ाएं, वहाँ पर बिजली का उत्पाद करता है और पूरे बिजली भूटान को देने के बावजूद पूरे बिजली भूटान को दे देता है, और जो बिजली बचती है वो भारत लेता है, लेकिन उसी के बावजूद पैसा भी देता है। सोचो ये भारत की दिलिया दिल्ली है। समझे? भारत ऐसा देश इस संसार में कोई नहीं है। अब भारत जैसे लोग संसार में ढूंढ के रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत के लोग और भारत के हर एक इंसान सबसे बड़ा दिलिया दिल्ली रखता है। अगर तुम उसको जाओ हंस के 2 चटा मार दो तभी वो कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? भारत के लोग ऐसे हैं। और यहाँ पर कौन सा क्रांति दिखाई दे रहा है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी ओठे जो तेरे देखूं, तो यहाँ पर मत देखना गुलाबी, क्या हो जाएगा? पगला जाओगे। झींगा उत्पाद। कौन सा उत्पाद? झींगा उत्पाद। जो गुलाबी देखिए, जो गुलाबी उत्क्रांति होता है यह सबसे ज़्यादा किससे संबंधित होता है? तो झींगा उत्पाद से। जो झींगा को उत्पाद करते हैं लोग, किससे करते हैं लोग बाबू? गुलाबी क्रांति से। किस क्रांति के नाम से जानते हैं? तो झींगा उत्पाद किस क्रांति? गुलाबी क्रांति। उसी तरह से काली क्रांति। काली मतलब होता है कृष्ण, काला मतलब क्या होता है? कृष्ण। इसलिए काला दिखेगा। सबसे पहले आप लोग को दिखाई देता ना, नीला दिखाई देता, ललछाऊ छाऊ दिखाई देता, पेट्रोल, लेकिन शुरू में जब वह पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो वह ऐसे नीला पीला या अजीब से रंग का नहीं होता है, वह काला ही होता है। उसको रिफाइनिंग किया जाता है और रिफाइनिंग करने के बाद से वह उसको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा जाता है। वैसलीन भी उसी से बनाई जाती है। जो वैसलीन होता है ना वो पेट्रोलियम का ही बनाया जाता है। देखिएगा, वैसलीन हुआ, उसके बाद से केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, फ्यूल हुआ। अभी मत कहिएगा फ्यूल मतलब होता है मोटरसाइकिल में भरने वाला, नहीं। फ्यूल मतलब होता है जो जहाज़ें और हेलीकॉप्टर में डाली जाती हैं, वह फ्यूल होती हैं। समझ रहे हैं ना? इनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा जाता है। वो उसी एक ही हिस्से को अच्छा रहेगा तो उसको किस में देखिएगा, सबसे जो बोकस रहेगा वैसलीन, उससे अपर वाले में केरोसिन, उसके ऊपर वाले में डीजल, उसके ऊपर अपर वाले में पेट्रोल, उसके बाद से स्पीड, उसके बाद से फ्यूल, और फ्यूल के बाद से अब उससे अपर आएगा तो बड़े बड़े यंत्रों को चलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है।
समझ रहे हैं ना। तो यह जो पेट्रोलियम है क्या है बाबू, पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम देखा जाए तो पेट्रोलियम अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स बनाएंगे तो यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है या जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद करने वाला कंपनी कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद करने वाला कंपनी रिलायंस है, जो कि भारत का है। कहाँ का है, भारत का है। ये पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा रिलायंस जो कंपनी है यह पेट्रोलियम को उत्पाद करके उसका रिफाइनिंग करता है और अपने देश में बेचता है या यूरोप में भी लाकर बेचता है। समझ रहे हैं, या दूसरे देशों से मंगाएगा पेट्रोल को, अपने देश में रिफाइनिंग करेगा और रिफाइनिंग करने के बाद से पूरा यूरोप में लाके इसको सेल करेगा, बेचेगा भी। यही हमारे सबसे बड़ी, देखा जाए तो यह हमारे सबसे बड़ा पकड़ है। यही कारण है कि भारत, जो कि वेनेजुएला, अभी जस्ट इससे पहले हम कुछ वर्णन कराए हैं, तो वेनेजुएला है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार रखा है, लेकिन अमेरिका द्वारा उस पर कर्जा एक लग दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी देश उसके साथ जाकर व्यापार करना नहीं चाहता है। लेकिन भारत अकेले खड़ा होकर उससे 4 जो 2+2 का वार्ता होता है, तो 2+2 का वार्ता कर चुका है। और पुनः देखो 2+2 का वार्ता मतलब होता है उधर के विदेश मंत्री, इधर के विदेश मंत्री, उधर के रक्षा मंत्री, इधर से रक्षा मंत्री। तो इधर से रक्षा से हमको मतलब नहीं है, बस हमको व्यापार आपसे करना है। आपके पास तेल है, हमारे पास यंत्र है, आप तैयार होइए, हमको तेल निकालने दीजिए, हम तेल से अपना सप्लाई करें। समझ रहे ना। भारत वेनेजुएला के साथ अमेरिका के डर से कोई देश नहीं जा रहा है, लेकिन भारत अकेले विकल्प बना वेनेजुएला का। वेनेजुएला भारत से कहा था 2019 में, भारत से कहा था कि भाई अगर इंडिया तुम चाहते हो तो हमारे पास से व्यापार करो, हम तुमसे एक भी कहा सकता है सीमा शुल्क जो होता है नहीं लेंगे, हम तुमको एकदम सस्ती से सस्ती तेल देंगे। लेकिन भारत उस समय अमेरिका के फेवर में आकर उससे व्यापार नहीं किया। लेकिन वर्तमान समय में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर अब किससे व्यापार करने जा रहा है, वेनेजुएला से। समझ रहे हैं ना, किससे, वेनेजुएला से। जैसे कि हम किसका बात करते हैं, वेनेजुएला का। वेनेजुएला तो हो गया ना। अब वेनेजुएला भारत का एक विकल्प बना है, हो ना हो 4 वार्ता हो चुके हैं वेनेजुएला से। कितना वार्ता, 4 वार्ता हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से 4 वार्ता हो गए हैं तो जरूर में जरूर वेनेजुएला तैयार हो जाएगा भारत को पेट्रोल देने और मतलब पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए, पेट्रोलियम को देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से 3 क्वेश्चन जीएस और जीके का बन गया, बना लीजिएगा। इसको पॉज करके वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से काली क्रांति तो हो गई पेट्रोलियम का, अब है रजत क्रांति। कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। रजत क्रांति मतलब होता है अंडा का उत्पाद करना। कौन सा उत्पाद करना, अंडा का उत्पाद करना। पहले भारत में अंडा का ज़्यादा डिमांड नहीं था। जब अंडा का विशेषता अध्ययन किया गया, जब लोग ज़्यादा शिक्षित होने लगे, तो उसके बाद से इसके विषय में जब हम अध्ययन किए तो अध्ययन करने से हमको ये पता चला कि जो अंडा का उत्पाद है इसमें प्रोटीन का बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में मिलता है प्रोटीन। यही कारण है कि अच्छी सेहत के लिए ज़्यादा मात्रा में डॉक्टरों का सलाह होता है कि आप किसका सेवन कीजिए, अंडे का सेवन कीजिए। किसका सेवन कीजिए, अंडे का सेवन कीजिए। इसमें किसकी प्रचुरता होती है, तो प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ठीक है ना। तो अंडे में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन। अब एक और अंडे से क्वेश्चन यहाँ पे बना लीजिए कि अंडा जो होता है उसकी ऊपरी परत किसकी बनी होती है, जो कि कठोर होता है। तो अंडे का ऊपरी परत कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, कठोर होता है। जो कि हमारा जो दांत बना है किसका बना है, कैल्शियम का बना। जो हड्डियां बनी है किसकी बनी है, कैल्शियम का। ठीक है ना। तो इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद से भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति। अब भूरी क्रांति का मतलब होता है खाद्य प्रसंस्करण। क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण मतलब हो सकता है कि अत्यधिक मात्रा में खादों का क्या करना, निर्माण करना। इसी को क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है ना। तो खादों का निर्माण तो आपको बता ही दिए। चलिए खाद्य से संबंधित आ गया है, तो खाद्य से संबंधित हम बताएं तो यूरिया का 1 बोरा, यूरिया का जो हम 350, 365 या 300 में खरीदते हैं, 320 में, वह यूरिया का 1 बोरा अगर हम विदेश से मंगाते हैं तो पूरे 3500 लगता है 1 बोरा खरीदने में। कितना, 3500 रुपया लगता है। लेकिन सरकार हमें कितने में देती है, 300 रुपया में देती है। कितना रुपया में, 300 रुपया में। अब देखिए भारत कितना ज़्यादा हमें सब्सिडी दे रहा है। भारत आज से नहीं है, यह सब्सिडी आज से हमको नहीं मिल रही है। यह नहीं कि ये नए सरकार आया तो हमको सब्सिडी दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब्सिडी जब से मतलब कह सकते हैं कि विदेशों से खाद्य आना शुरू हुआ तभी से सब्सिडी हमको मिलता है। क्योंकि अगर हम यूरिया का बोरा 3500 रुपया खरीदने जाए तो हम क्या करेंगे और कैसे खरीदेंगे। यही कारण है कि किसानों को सब्सिडी के रूप में कितना देने लगा, विदेशों से हम खरीदते हैं 3500 में और हमको मिलता है 300 से 350 रुपया में अधिकतम। 3500 रुपया बोरा खरीदा जाता है विदेशों से, रूस से, और यहाँ पर ला के बेचा जाता है
300 350 में इसी के एरिया में बेचा जाता है। और एक बात बताएं तो भारत भी इसका विकल्प ढूंढ लिया है। भारत के पास विकल्प ये हो गया कि भारत खुद का एक नैनो यूरिया बना रहा है। कौन सी यूरिया? नैनो यूरिया। तो इसको लिखने के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भारत का कौन सा यूरिया? नैनो यूरिया। नैनो यूरिया खुद भारत का निर्माण कर रहा है, जो कि लगभग 500 ml, कितना? 500 ml, यानी कि कह सकते हैं कि आधा लीटर पूरे 50 किलो बोरी के बराबर होगा। समझ रहे हैं? हमारा नैनो यूरिया कितना? हमारा नैनो यूरिया कितना? 500 मतलब अगर कह सकते हैं कि 500 ग्राम आधा लीटर पूरे 50 किलो बोरी के बराबर होगा। अकेले कौन? नैनो यूरिया। भारत के पास विकल्प हो गए हैं। अब जो हम लोग परस्पर क्या करते थे, खेतों में छिटाई करते थे, आने वाले समय में हमको नैनो यूरिया के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, जो कि खाली स्प्रे किया जाएगा फसलों पर, जिससे वजह से हमारी जो भूमि खराब होती थी अब खराब होने से बच जाएंगे। समझ रहे हैं? उसी तरह से फिर से चलें, भूरी क्रांति हो गई, अब है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मतलब होता है मसाला का उत्पाद, और मसाला का उत्पाद पूरे विश्व में भारत, क्या कारण है कि पूरे विश्व के लोग भारत पे ज़्यादा आक्रमण किए? तो भारत पे आक्रमण करने का मूल सिद्धांत ये था कि भारत से व्यापार किया जाए। किसका? मसालों का और कपड़ा का। किसका? मसाला और कपड़ा। यूरोपियन कंट्री हमारे देश में आक्रमण इसीलिए किए, हमारे देश से व्यापार करना इसलिए चाहते थे क्योंकि उस समय जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, कपड़ा उद्योग जो धंधा था, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा था। जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई जो ब्रांड पहने फ्रांस का है, जो ब्रांड पहने यूके का है, उस तरह से पूरे विश्व के लोग कहते थे कि यह जो कपड़ा है इंडिया का है। किसका है? इंडिया का। पूरे सम्मान के साथ और गर्व के साथ करते थे, जो वस्त्र हम पहने किसका है? इंडिया का है। इसलिए पूरे विश्व के लोग, उस समय हमारे पास कोई यंत्र नहीं था, तो हमारे बुनकर हाथ से बुनते थे, जो कि बहुत अच्छे थे, कंफर्ट थे, हमको पहनने में बहुत अच्छा आरामदायक लगता था। यही कारण है कि पूरे विश्व के लोग भारतीय कपड़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और भारत में बहुत अच्छे किस्म के क्या मिलते थे? तो अच्छे किस्म के मसाले मिलते थे। अब मसालों का एक हब था, मसालों का एक हब था। यही कारण है कि यूरोपियन भारत में इसीलिए आए कि यहाँ से मसाला और अत्यधिक मात्रा में कपड़ों को लेके जाया जाए, जो कि हम लोग व्यापार करें। समझ रहे हैं? क्या करें? परस्पर व्यापार का निर्माण करें। और यही कारण है कि भारत भी उसी वजह से उपनिवेश हो गया। और भारत वहाँ से जब आए थे व्यापारी, तो भारत में व्यापार ही करने आए, न कि भारत को गुलाम बनाने आए। लेकिन यहाँ के राजाओं को, अशिक्षित राजा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आप लोगों को पीछे भी बताए भी हैं कि यहाँ पे अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का एक नियम था, हमारा लड़का राजा तो हमारा लड़का का लड़का राजा, हमारा लड़का का लड़का राजा, भले ही पढ़ल है ससुरा चाहे नो पढ़ल है, लेकिन राजा बनेगा। यही कारण है कि भारत में अशिक्षित लोग भी राजा बन जाते थे। और देखो उसमें जो जिस तरह से हमारे गाँव में सरपंच है ना बाबू, उस तरह से उस समय भी सरपंच हुआ करते थे, लेकिन सरपंच नहीं उनको बोला जाता था। उस समय उन लोग को बोला जाता था, समझ लो कि एक आम भाषा में कहें तो उन लोग को बोला जाता था सरदार। सरदार जो होते हैं सरदार, उनको सरदार, एक टोली का सरदार बोला जाता था। तो उस सोचते से कि हम राज बने, हम राजा कर, राज हमारे हाथ में आ जाए, राजा हम बन जाए। यही कारण है कि कभी जब युद्ध होता था राज पर, तो यह बचाने के लिए वहाँ पर नहीं जाते थे, और अकेले राज वो अंग्रेज जीत लेते थे, और यह बाद में ये भी मारे जाते थे। समझ रहे हैं ना? और बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हुए जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिए और भारत को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना बाबू? उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ाया जाएगा। तो मेरा वीडियो तो छोटा नहीं होगा, तो कंफर्म आप लोग से बता ही चुके हैं कि मेरा वीडियो कभी छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे उसको खखोर के निकालेंगे। ठीक है ना? यही कारण है। अब यहाँ पे देखिए नीली क्रांति। नीला मतलब समझिए, नीला क्या होता है? पानी, और पानी में जो उत्पाद होगा वो नीली क्रांति होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको रखा गया है? मत्स्य उत्पाद। कौन सा उत्पाद? मत्स्य उत्पाद, मछली का उत्पाद इसमें स्पेशल रखा गया है। देखो सबसे ज़्यादा अगर मछली का उत्पाद कोई देश करता है तो कौन है? चाइना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मछलियों का उत्पाद मतलब पकड़ने का कार्य करता है तो कौन करता है? चाइना। चाइना दूसरे कोस्टेड एरिया पर, दूसरे देश के कोस्टल एरिया पर भी जाकर मछली पकड़ लेता है। यह बहुत सारे जैसे लाओस, थाईलैंड, ताइवान वाइवान जितने हैं, समझ रहे हैं, उस देश में जाकर और उसके कोस्टेड एरिया पर परस्पर वो क्या करते हैं बाबू? जाके मछली पकड़ लेता है। यह कई बार केस यूएन में गया है, लेकिन चाइना कभी अपने बात से न सुधरा है न सुधरेगा। समझ रहे हैं ना बाबू? क्योंकि कहा जाता है इंसान का
कि जब धन बढ़ जाता है तो उसका मन भी बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? चाइना का ऐसे ही है, पूरे विश्व में दूसरा इकोनॉमिक्स लिया हुआ देश हो गया है। समझ रहे हैं ना? यही कारण है कि उसका मन हमेशा बढ़ा रहेगा। समझ रहे हैं? भारत उस वर्तमान समय में पूरे विश्व का 5वां इकोनॉमिक्स लिया हुआ देश है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 से 2035 तक भारत लगभग पूरे विश्व का तीसरा इकोनॉमिक्स वाला देश हो जाएगा, तीसरा इकोनॉमिक लिया हुआ देश हो जाएगा। समझ रहे हैं? उस तरह से उसके बाद से क्या आ जा रहा है? स्लेटी उत्पाद, स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति मतलब होता है स्लेटी जो भूरा भूरा टाइप होता है, तो उसमें किसका उत्पाद किया जाता है? परस्पर सीमेंट का उत्पाद किया जाता है। अब सीमेंट कैसे निर्माण किया जाता है? तो सीमेंटों को परस्पर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर परस्पर बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर उसकी पिसाई की जाती है, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, उसी से किसका निर्माण होता है? सीमेंट का निर्माण होता है। समझ गए? उसी तरह से फिर से आ जाएगा गोल क्रांति। गोल मतलब होता है जो गोल गोल हो, जो गोल पदार्थ हो, जो कि भूमि के अंदर उसका निर्माण हो, उसमें किसको रखा गया है? तो आलू को रखा गया है। किसको रखा गया है? आलू को रखा गया है। तो गोल क्रांति में कौन आ जाएगा? आलू क्रांति। उसके बाद से है इंद्रधनुष क्रांति। कौन सा? इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में आ जाएगा सभी क्रांति उत्पाद, जितने भी क्रांति उत्पाद आज तक हुए हैं वह किस में आ जाएंगे? इंद्रधनुष क्रांति। लेकिन एक क्रांति आपको नहीं लिख पाए हैं जिसका नाम है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति, जिसमें होता है टमाटर उत्पाद और मांस उत्पाद। जो कि टमाटर लाल होता है और मांस भी क्या होते हैं? लाल होते हैं, इसलिए उसको किस क्रांति में रखा जाता है? तो लाल क्रांति में रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।